नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। आजकल काफ़ी बच्चे एस्थमा जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन अक्सर पेरेंट्स इससे सिर्फ नॉर्मल सर्दी खांसी समझकर इग्नोर कर देते हैं। हेल्थ और हम के इस सेगमेंट में हम समझेंगे कि बच्चों में एस्थमा क्यों होता है, इसके अर्ली साइंस कैसे पहचानें और कैसे थोड़ी सी केयर और सही लाइफस्टाइल से बच्चे एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है प्रोटेक्शन का। इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंकुरा हॉस्पिटल्स अत्तापुर हैदराबाद की कंसल्टेंट पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रुति कोटापल्ली। वेलकम मैम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर स्पीकिंग अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि बच्चों में आजकल एस्थमा क्यों इतना ज़्यादा कॉमन नज़र आ रहा है। Okay, firstly, thank you for having me on the show. जो अस्थमा है, बेसिकली हमें समझना चाहिए कि अस्थमा है क्या चीज़। ठीक है, अस्थमा एक सांस की बीमारी है। जो सांस की जो नलियाँ रहती हैं वो नलियों में सूजन आ जाता है। नलियाँ काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसके चलते हुए वो हल्के से सिकुड़ जाते हैं। इसी चक्कर में बच्चों को वो खांसी या वीजिंग साउंड्स आना या बच्चे को वो सांस फूलना, ये सब ही कुछ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये देखा जाए तो ऐसा है नहीं कि ये बच्चों में नहीं हो सकता है, ये बच्चों में भी काफ़ी कॉमन माना जाता है और इसके कई सारे कारण होते हैं जी। ओके, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और जब मैं लिखती हूँ कि ये आपके बच्चे को अस्थमा हुआ है, तो सबसे पहला सवाल माँ का यही आता है कि ये मेरे बच्चे को ही क्यों हुआ। इसका बेसिकली ये जो कारण है ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अस्थमा एक स्पेक्ट्रम के रूप में समझते हैं। ये स्पेक्ट्रम में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक टेंडेंसी। अगर माँ या बाप को या कोई भी करीबी रिश्तेदार को एलर्जीज़ या कोई अस्थमा जैसे कुछ बीमारियाँ हों, ऐसे कंडीशन में ये देखा जाता है कि बच्चों में ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, एंड इसके अलावा बच्चे का खुद का इम्यून स्टेटस वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। वी कैन ऑल्सो सी ये जो प्री टर्म बच्चे होते हैं, जो बच्चों को ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग न मिला हो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में, और जो बच्चों को अर्ली इन्फेक्शंस हुए हों, जैसे ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होता है, ऐसे बच्चों में भी रिस्क ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है, ये देखा गया है इंडिया में जो इसका प्रेवलेंस है अस्थमा का, ये लगभग 1.5% से लेके 25% तक। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है। अब ये इसीलिए है क्योंकि अगर हम ये 1.5% या जो लेसर परसेंटेज है वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ जैसे गांव में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में हम देखते हैं कि थोड़ा परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है। दिस कुड बी अगेन बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये सभी कुछ प्ले करते हैं। तो अस्थमा बोलने के लिए मेरा स्पेशली एक कोई कॉज नहीं होता, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स। यानी कि एक साइकिल होता है जो अस्थमा को ट्रिगर भी करता है एंड देन बच्चों में प्रॉब्लम भी लेकर आता है। करेक्ट, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। क्योंकि अगर मैं जब पूछती हूँ पेरेंट्स को कि आपके घर में किसी और को ऐसा है, तो दे लाइक नहीं, हमारे घर में तो दूर दूर तक किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एक कोई वजह नहीं होती, हर बच्चा अलग होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स जो ये अस्थमा कॉज करते हैं बच्चों में। अब अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो बच्चों में एस्थमा किस एज में डिटेक्ट होता है? ऐसी कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जहाँ पे पता चलता है कि बच्चे को एस्थमा है करके? देखिए, अगर एस्थमा बोलने के लिए एक पर्टिकुलर एज रेंज नहीं होता है। बच्चों में अस्थमा कभी भी हो सकता है। यूजुअली हम क्या देखते हैं, जो चाइल्डहुड अस्थमा है, चाइल्डहुड अस्थमा मेनली यूजुअली द सिम्टम्स कम बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल से नीचे वाले बच्चों में स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, काफ़ी सारे बच्चे ये सिम्टम्स आउटग्रो कर जाते हैं। बट हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि
इस एज पे स्टार्ट होगा और इस एज के पास ख़त्म हो जाएगा, या इस एज के बाद दोबारा नहीं आ सकता। काफ़ी सारे बच्चे जैसे आउटग्रो करते हैं, कुछ बच्चों में टीनेज के उम्र में फिर से दोबारा देखा गया है। कई सारे बच्चे इवन 1 ईयर से पहले भी ये प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर कोई पेरेंट ये कंप्लेन करता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम्स राइट फ्रॉम बर्थ है, या बर्थ के जस्ट कुछ दिनों बाद शुरू हुआ है, फिर ये शायद अस्थमा नहीं है। हमें एक कुछ और चीज़ें सोचने चाहिए उनमें। यानी कि प्री बॉर्न अगर बेबी है जो अभी रिसेंटली बॉर्न हुआ है, उसमें अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हो सकता है वो अस्थमा नहीं है। करेक्ट। तो ये यूजुअली क्या होता है, ये लोग काफ़ी जगह जाते हैं, बार बार दवाइयाँ लेते हैं, और जब हमारे पास तक आते हैं तो तब बताते हैं कि बच्चे को तो ये प्रॉब्लम जन्म से है। तो जो जन्म से है वो अस्थमा नहीं होता है यूजुअली। हमें उस टाइम पे एक कुछ और कंडीशंस, जो मैं आगे बताऊंगी आपको, कि कुछ और कंडीशंस जो हम अस्थमा मिमिक्स बोलते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पे कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जो पेरेंट्स जो है नज़रअंदाज कर देते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं? जैसे कि मैंने बताया है कि सर्दी खांसी समझकर इसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस पे डाल देते हैं। करेक्ट, वेरी तो इसके और कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो पेरेंट्स को नज़र रखना चाहिए अपने बच्चे पे एंड तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए? करेक्ट। ये क्या होता है, अस्थमा यूजुअली बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि काफ़ी बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं सर्दी खांसी, या बहुत बार वो डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ मेडिकल शॉप में जाते हैं, कोई दवाइयाँ लेते हैं ओवर द काउंटर, और बच्चे का इलाज ऐसा ही चलता रहता है बहुत दिनों तक। कुछ क्लासिकल सिम्टम्स हैं अस्थमा के, जैसे कि सूखी खांसी। ये खांसी जो रात के 12 बजे से लेके जो सुबह के 4 बजे तक, उस बीच का जो सूखी खांसी है, जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, उसका नाइट टाइम स्लीप डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्लासिकल है अस्थमा में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स अप्रिशिएट कर पाते हैं एक वीजिंग साउंड इज़ लाइक जैसे एक विजलिंग काइंड ऑफ अ साउंड जो बच्चे के पास से आता रहता है। इसके अलावा सांस फूलना या पसलियाँ चलना, ये सब भी इसी के सिम्टम्स माने जाते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये हमारा जो एयरवे है, ये ऊपर से नीचे, इसको हम यूनिफाइड एयरवे बोलते हैं। तो वो जब हम ट्रीट करते हैं, हम उसी को साथ में लेके ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिर्फ नीचे का हिस्सा देखूँगी, नहीं। एट द सेम टाइम अपर एयरवे को भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। तो इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि 80% ऑफ चिल्ड्रन जिनको अस्थमा है, इन बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस करके भी होता है। ये एलर्जी सिम्टम्स ऑफ द अपर एयरवे है, जिसमें बच्चों को ज़्यादातर सुबह सुबह छींक आना, या कई बार उनका नोज़ प्रिडोमिनेंटली ब्लॉक्ड रहना, या रनिंग नोज़ रहना, या नेज़ल इचिंग बार बार बच्चा नाक अपना रगड़ता रहता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बार पेरेंट्स यही सोचते हैं कि ये शायद नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम है, बच्चे को हमेशा ये सर्दी रहती है। सो दीज आर द हिडन साइंस ऑफ एलर्जी विच पेरेंट्स शुड गेट द चाइल्ड टू अ पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट और अ पीडियाट्रिशियन फॉर फर्दर फॉलो अप और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। अब एक प्रॉब्लम हमारे इंडियन पेरेंट्स की अगर हम देखें तो यूजुअली पेरेंट्स डिपेंड ऑन होम ट्रीटमेंट्स एंड होम रेमेडीज़। अब यहाँ पे एस्थमा के जो सिम्टम्स आपने बताए हैं, इसमें जो होम रेमेडीज़ पेरेंट्स अडेप्ट करते हैं वो कितने ज़्यादा हार्मफुल साबित होते हैं, कितने ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं, आप उसका डिफरेंस हमें बताइए। सी होम रेमेडीज़ टू एन एक्सटेंट माइट हेल्प इफ़ इट इज़ जस्ट अ कॉमन कोल्ड। ठीक है, मैं खुद अपने प्रैक्टिस में कॉमन कोल्ड के लिए बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस या बहुत सारी दवाइयाँ नहीं लिखती हूँ। वी नो अ सिंपल हनी जो अगर हम देते हैं 1 ईयर प्लस में, दैट इज़ इनफ फॉर फॉर अ लिटिल कॉफ जो वायरल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों में जो कोल्ड कॉफ होता है वो वायरल होता है। ठीक है, अगर हम यही मान के जो होम रेमेडीज़ ट्राई करें और बच्चे को जो सही इलाज है, जिस बच्चे को अस्थमा है उसका सही इलाज ना करे, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऐसे बच्चों में। क्योंकि क्या होता है, एक टाइम तक हमारा बॉडी हर चीज़ के लिए कॉम्पनसेट करता है, राइट। उसके बाद चीज़ें ज़्यादा इट विल अफेक्ट हिज ग्रोथ। फिर बार बार जब बच्चा खांसता है, ना ही उसका रात का स्लीप डिस्टर्ब होता है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होता है। एंड नॉट ओनली हिम, इट इज़ इवन द पेरेंट्स हु आर गेटिंग अफेक्टेड।
राइट यानी कि बच्चे की एक हेल्थ से जहाँ पे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद से ये होम रेमेडीज़ अगर हम कर दें, जैसे कि कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अजवाइन अगर हम खिला दें तो खांसी रुक जाएगी, या थोड़ा सा सौंफ अगर हम खिला दें तो खांसी रुक जाएगी। ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस है उस पर इफ़ेक्ट करे, एंड एक बच्चे की वजह से सिर्फ वो बच्चा ही सफ़र नहीं होता है बल्कि जो घर का एनवायरनमेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड पेरेंट्स आउट ऑफ कंसर्न डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जहाँ पे डॉक्टर के पास गए तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एंड देन डॉक्टर जब कुछ बोलते हैं तो वो एक्सेप्टेंस पेरेंट्स के अंदर नहीं होता है कि हम ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि हमारा बच्चा इस सो एंड सो चीज़ से गुजर रहा है। करेक्ट। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर उनके मन में कोई सवाल जवाब है वो बेझिझक डॉक्टर से पूछें, राइट। ठीक है। उसका जो डॉक्टर समझाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे को एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। अगर हमने अस्थमा का डायग्नोसिस बनाया है तो वो पेरेंट्स को जानना चाहिए, या आई एम ऑलवेज मोर देन हैप्पी कि ये समझाऊं कि एक्चुअली में कैसे होता है, क्या कर सकते हैं, कैसे ये ट्रिगर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। सो आप जितना शायद सवाल पूछेंगे, शायद इट इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेरेंट एंड एज टू व्हाट द चाइल्ड इज सफरिंग विद। राइट। अब यहाँ पे एक और डाउट ये आता है कि सबसे पहले वो डाउट क्लियर करने से पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि डायग्नोस कैसे करते हैं आप एस्थमा को एक चाइल्ड के अंदर, उसके बाद जो डाउट है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम। ओके, ठीक है। सो बेसिकली अस्थमा का डायग्नोसिस काफ़ी बार क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल मतलब जब बच्चा हमारे पास आता है, हम पेरेंट्स के साथ कुछ सवाल जवाब करते हैं, जिसमें सवाल जवाब स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम बर्थ, जहाँ पे हम पूछते हैं कि बच्चा फुल टर्म पैदा हुआ है या बच्चे सिजेरियन के थ्रू पैदा हुआ है, कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट था एट बर्थ। उसके बाद आता है उनका फैमिली हिस्ट्री, किसी नज़दीकी रिश्तेदार, माँ बाप, किसी को भी कोई एलर्जीज़, अस्थमा है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये भी एक स्पेक्ट्रम में माना जाता है द कॉजेज़, ठीक है। इसके बाद सर्टन क्लिनिकल जो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री के बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जहाँ स्टेथोस्कोप लगा के हम देखते हैं कि कोई वीजिंग साउंड्स वगैरह ये सब सुनाई देता है। इसके साथ साथ सर्टन एलर्जी के साइंस होते हैं, जैसे अंडर द आईज कुछ डार्क सर्कल्स आना, ठीक है, और नोज़ एग्जामिन करते हैं फॉर साइंस ऑफ हिडन साइंस ऑफ एलर्जी। सो इन सभी से काफ़ी बार ये क्लिनिकल होता है अस्थमा का डायग्नोसिस। नाउ इसके अलावा एक होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें हम यूजुअली जो बच्चे जो 6 साल के ऊपर हैं वो ये टेस्ट कर सकते हैं। हम उनको बोलते हैं कि एक मशीन में ब्लो करें और इसके बाद कुछ ग्राफ्स निकलते हैं। उस ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये बच्चे को अस्थमा है तो कितना ग्रेडिंग है, ठीक है। और इसके बाद हम उनको एक इन्हेलर भी देते हैं। इन्हेलर देने के बाद दोबारा वो टेस्ट रिपीट होता है और उसमें हमें इस ग्राफ से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कुछ एलर्जी टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, बट ये ज़रूरी नहीं है हर बच्चे में। ये कुछ ही बच्चों में हम कराते हैं जहाँ पे हमें आगे, जैसे मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया बच्चे में, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद कुछ और भी है इसके साथ, तो तब ये सब टेस्ट के लिए हम जाते हैं। अब और एक चीज़ ये है कि बच्चे को जब आप सजेस्ट करते हैं मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट्स के जो दरमियान इन्हेलर सजेस्ट करते हैं, तो पेरेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि इन्हेलर से ज़्यादा नेबुलाइजर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो अब आप एज अ डॉक्टर ये हमें बताइए कि इन्हेलर्स काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल साबित होते हैं या नेबुलाइजर्स? ओके, सो ये आपको जवाब देने से पहले मैं दर्शकों को एक्चुअली ये समझाना चाहती हूँ कि नेबुलाइज़र और इन्हेलर दोनों कैसे काम करते हैं। अगर हम नेबुलाइज़र लें तो नेबुलाइज़र में हम एक लिक्विड, जो मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में आता है, वो हम नेबुलाइज़र मशीन में डालते हैं और वो भाप देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मास्क। जब वो हम भाप देते हैं, हम नोटिस करते हैं कि काफ़ी सारा भाप तो वो बाहर सराउंडिंग्स में जा रहा है, कुछ मास्क के ऊपर लग रहा है और कुछ बच्चे के मुंह के अंदर रहता है और बहुत ही कम मात्रा में अंदर लंग्स में डिपॉजिट होता है एज़ कम्पेयर टू इन्हेलर। अब इन्हेलर का अगर हम लें, वो होता है माइक्रोग्राम डोज एज़ कम्पेयर टू नेबुलाइज़र जो मिलीग्राम डोज में है। और इसका ये काफ़ी छोटा होता है, वेरी पोर्टेबल, नो बैटरी, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, राइट।
और जो हम इन्हेलर के द्वारा मेडिसिन देते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में जो अंदर लंग में डिपॉजिट होता है. सो ओवरऑल व्हाट वी कैन से, इट इज़ अ स्मार्टर वे, इट इज़ बेटर लंग डिपॉजिशन, नो साइड इफ़ेक्ट्स, और मात्रा भी इसका अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ डोज लेते हैं वो भी काफ़ी कम है. So and internationally also all the guidelines are prescribed, the guidelines also recommend this as the first choice. The inhaler is the best and the safest. यानी कि नेबुलाइजर से ज़्यादा इनहेलर ही है. So आप ही बता सकते हैं कि अगर मैं वही कम डोज में बेटर उसका अगर एफिशिएंसी है, ठीक है, और जो इजी है बच्चों को देने के लिए, क्योंकि ये अगर मुझे कुछ सेकंड ही लगेंगे जो इन्हेलर से मैं दूंगी एज़ कम्पेयर टू नेबुलाइज़र जिसमें मुझे 10 या 15 मिनट बच्चा आधा टाइम रोता रहता है, जिसके चलते हुए ये और कम मात्रा अंदर चला जाता है. सो देयर इज़ नो पॉइंट गिविंग इन अ नेबुलाइज़र एज़ कम्पेयर टू एन इन्हेलर. अब यहाँ पे अगर सोसाइटी नॉर्म्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा एस्थमेटिक है एंड ही इज़ यूजिंग अ नेबुलाइजर इनहेलर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, then people portray as if we are standing with an alien in our society. So ये जो inhaler का concept लोगों के दिमाग में है that if a person is using inhaler that उससे थोड़ी distance maintain करते हैं. I don't know why people consider this treat them so negatively and in सोसाइटी में इतने ज़्यादा वो कर देते हैं कि अरे ये तो एस्थमेटिक है, इसका पंप के बिना कोई काम ही नहीं चलेगा. सो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जिस वजह से चाइल्ड जिस उम्र में उसको अकल स्टार्ट होती है उस बीच अगर वो ये कमेंट सुन ले तो आगे लाइफ में वो उसी ट्रॉमा को कैरी फॉरवर्ड करता है. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब अस्थमा का डायग्नोसिस बनता है और जब हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये चाइल्डहुड अस्थमा है, आई फील कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि पेरेंट्स उसको फर्स्ट एक्सेप्ट करें. पेरेंट्स, फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, इट्स द पेरेंट्स ड्यूटी कि वो समझाएं ग्रैंड पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत बार ये इंटरफियरेंस रहता है जहाँ पे पेरेंट्स आर लाइक मे बी हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं कि बच्चे को मैं इन्हेलर दूँ. तो इट ऑल स्टार्ट्स फर्स्ट फ्रॉम द फैमिली. अगर फैमिली ही इतना डाइसी हो रिगार्डिंग इन्हेलर्स देन बच्चे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है. उसको खुद को लगता है कि शायद मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है. ओके, सो दैट स्टिग्मा हैज़ टू कम आउट राइट फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ. उसके बाद आता है द स्कूल. पेरेंट्स को जाके, क्योंकि हम वी आर ऑलवेज रेडी टू गिव सम प्रिस्क्रिप्शंस, गिव देम द इमरजेंसी मैनेजमेंट एट स्कूल, जो भी है वॉट एवर हेल्प वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड वी ऑलवेज डू, एंड वी ऑलवेज गो एंड एजुकेट इवन इन मेनी स्कूल प्रोग्राम्स ऑल्सो. तो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट अस्थमा इज़ एंड हाउ अर्ली वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, बेटर इज़ द चाइल्ड. राइट. Okay, so I guess the confidence that the child gets is always from the family. अब यहाँ पे मैं हमारे व्यूअर्स को एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब आपकी नोज़ ब्लॉक होती है, नॉर्मल पर्सन की नोज़ ब्लॉक होती है, तो यूजुअली वी गो विथ नेज़ल स्प्रेज और विक्स इनहेलर्स और समथिंग लाइक दैट टू गेट रिड ऑफ दोज ब्लॉक नोजेस. तो यहाँ पे जब आप नाक बंद होती है एंड नेज़ल स्प्रेज यूज़ करते हैं तो वैसे ही एक सिमिलर चीज़ है एस्थमा का पंप यूज़ करना. जैसा नेज़ल स्प्रे है वैसे ही वो एक मेडिसिन है जो आपको एस्थमेटिक पेशेंट्स को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है सो दैट उनका लाइफ स्पैन जो है वो एक्सटेंड करे. सी हर इंसान को जीने का हक है एंड अगर आप ऐसे बच्चे को या एक ऐसे इंसान को जो एस्थमा जैसी चीज़ से गुजर रहा है उसको अगर आप नेगेटिवली पोर्ट्रे करेंगे या उसको ऐसे फील कराएंगे कि उसको कुछ स्पेशली एबल्ड प्रॉब्लम है, तो आई डोंट थिंक सो वो आप उस इंसान के साथ सही कर रहे हैं. यहाँ पे हर फैमिली मेम्बर जिनके घर में कोई बच्चा या कोई अडल्ट अगर एस्थमा से गुजर रहा है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट उन फैमिली मेम्बर से है कि आप लोग जब तक उनके लिए एक बैक सपोर्ट बन के काम नहीं करेंगे तो वो खुद भी अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं लाएगा कि वो सोसाइटी में अपने आप को खड़ा करे या अपने आप के लिए स्टैंड ले. जब तक आप उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा जहाँ पे वो एक्सेप्ट कर सके कि उनके भी ये प्रॉब्लम है. जैसे कई सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है, किसी को विजन प्रॉब्लम होता है या किसी को हो सकता है बात करते टाइम जो रुक रुक के बात करते हैं वो भी कई सारे प्रॉब्लम्स कंसिडर करते हैं. तो ये अस्थमा भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम ही है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अस्थमा
का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है या उसे ज़िंदगी भर किसी के सहारे जीना पड़ेगा, नहीं, ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन, ही और शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन हु हैज़ अ राइट टू लिव। तो यही मैसेज मैं भी देना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स में कि उन्हें भी आप वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप एक नॉर्मल पर्सन को ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल हर किसी का ये होता है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट है क्या वो स्पोर्ट्स खेल सकता है या नहीं? डेफिनेटली बिल्कुल खेल सकता है। इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स है वो एक तरह का एक्सरसाइज है लंग्स के लिए। सो हम इनक्रेज करते हैं कि बच्चा हर स्पोर्ट्स खेले। अगर अस्थमा ढंग से कंट्रोल किया गया हो, वेरी वेल कंट्रोल अस्थमा हो, तो इन बच्चों में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट हमारे काफ़ी सारे जो एथलीट्स हैं, right, and have won in the Olympics, so ये सब भी they are in very good controlled asthmatics, ठीक है। so that itself tells us an example that sports are not, we never say no to sports in asthma. वन मोर थिंग अबाउट स्विमिंग, काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं पूछते हैं कि क्या हम हमारे बच्चे को स्विमिंग भेज सकते हैं। यूजुअली स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर लंग्स। नाउ द थिंग इज़, अगर बच्चे को अक्यूट एपिसोड्स है, जैसे कोई अक्यूटली अगर वो खांस रहा है बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे ये नो स्विमिंग, बट अदरवाइज ही कैन स्विम वेरी वेल। इन अ कंट्रोल्ड एस्थमा दे कैन स्विम एंड देयर इज़ नो इश्यूज विद स्विमिंग। यानी कि जो नॉर्मल पर्सन एक ज़िंदगी गुजार सकता है, दे कैन लिव द सेम वे। या वेरी करेक्ट। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों के लिए वो क्या लाइफ लॉन्ग उन्हें कंटिन्यू करना पड़ता है या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप लोग सजेस्ट करते हैं? नहीं, यूजुअली लाइफ लॉन्ग तो कंटिन्यू नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने अस्थमा का डायग्नोसिस बनाया, हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो इसमें क्या होता है, यूजुअली अ कोर्स ऑफ 1 to 3 months होता है। सो वंस हमने ये कोर्स स्टार्ट करने के बाद जब हम उनको बताते हैं कि ये फ़लाना डोज़ लेना है, इस टाइम पे लेना है, उसका टेक्निक समझाते हैं, इसके बाद हम उनको बोलते हैं कि एक सिम्टम डायरी मेंटेन करें। सिम्टम डायरी जैसे कि जस्ट एक 100 पेजेस का नोटबुक, जिसमें वो कुछ सिम्टम्स जो अगर डे टाइम सिम्टम्स है, डेट वाइज, जैसे एक कॉलम डेट का, एक कॉलम सिम्टम्स का, जिसमें डे टाइम सिम्टम्स जैसे कॉफ है या बच्चा कोई स्कूल एब्सेंटिज्म है बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाटएवर सिम्टम्स ही हैज़, या बच्चे को सांस फूल रहा है या कोई वीजिंग है, ये हो गए हमारे डे टाइम सिम्टम्स। नाइट टाइम सिम्टम्स, अगर बच्चा बार बार उठ रहा है रात में, खांसी रात में हो रही है या रात में कोई वीजिंग एपिसोड्स है, या बच्चे को कोई एक्सरसाइज लिमिटेशन है, जैसे ये बच्चा खेलने कूदते समय बच्चा खांस रहा है या सांस फूल रही है, ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज लिमिटेशन। और एक और लास्ट में आता है हमारा रिलीवर मेडिकेशन। बच्चा लास्ट 4 वीक्स में कितनी बार ये रिलीवर मेडिकेशन यूज़ किया। तो जब हमारे पास ये बच्चे 4 हफ्ते बाद, जैसे मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया, 4 हफ्ते बाद ये लोग हमारे पास आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि ये आप सिम्टम डायरी लेके आइए। इससे हमें ये पता लगता है कि बच्चे के सिम्टम्स कितने कंट्रोल में हैं। अगर बच्चा बिल्कुल अच्छे से है, नो सिम्टम्स एट ऑल इन द लास्ट 4 वीक्स, धीरे धीरे हम ये मेडिकेशन कट डाउन करते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं, देयर आर फ्यू सिम्टम्स, तो सिम्टम अकॉर्डिंगली विल सी कि क्या है, क्या कोई ट्रिगर है जो वो हमने अवॉइड नहीं किया या कुछ और है उस टाइम पे। सो ये सब देखने के बाद हम इधर मेडिसिन एंड इंक्रीज़ करते हैं या कोई और अल्टरनेटिव डायग्नोसिस या कुछ और नया उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, ये सब भी कुछ देखते हैं। सो ओवरऑल इट इज़ नॉट अ लाइफ टाइम ट्रीटमेंट एंड इट इज़ जस्ट टू कंट्रोल द सिम्टम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। सो प्रॉबली से 3 months एट अ स्ट्रेच, फिर धीरे से कट डाउन करते हैं, देन द चाइल्ड इज़ ऑफ मेडिकेशन फॉर सम टाइम एंड देन अगेन, एंड अगर उसको सिम्टम्स रिपीट होते हैं तो देन वी रीस्टार्ट द मेडिकेशन। अब आखिर में अगर मैं आपसे पूछूंगी कि पेरेंट्स के लिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या रहेगा, सो व्हाट वुड दैट बी? सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैं पेरेंट्स को यही बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अस्थमा से घबराइए मत। अगर आप घबराएंगे तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास लेट जाएंगे, डायग्नोसिस डिले होगा, ट्रीटमेंट डिले होगा। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हुए बच्चा अल्टीमेटली सफ़र करेगा एंड इसके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट इफ़ वी कंट्रोल एंड डायग्नोज अर्ली and treat early, it is always better for the child. I feel that healthy lungs is healthy childhood. Yes,
Probably I agree to the statement as well. And thank you so much for being here and joining us. And यहाँ पे मैं हमारे व्यूअर्स से एक बार और फिर से कहना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बोला है कि हेल्दी लंग्स लीड्स टू अ हेल्दी लाइफ, सिर्फ बच्चे के ही नहीं, जब वो बच्चा बड़ा होता रहेगा तो ये मैसेज, ये जो स्टेटमेंट है वो उसे लाइफ लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करना है. जब तक आप एज पेरेंट्स, आप एज फैमिली एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपके बच्चे को आपको हेल्दी रखना है एंड आपके बच्चे को पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे ये फील नहीं करवाना है कि वो प्रॉब्लमेटिक है, बल्कि एक नॉर्मल लाइफ वो जी सकता है. जैसे मैम ने बताया कि ओलंपिक्स में भी हमारे कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने एस्थमा को कंट्रोल करके हमारे इंडिया के लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जैसे मेडल्स जीते हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आप अपने बच्चों की लाइफ में कि वो किसी भी चीज़ को ना अपने करने से अपने आप को रोके ना, बल्कि बेझिझक वो हर चीज़ करे जो वो करना चाहते हैं. बट आप एज फैमिली ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके बच्चे के जो प्रिकॉशनरी टर्म्स है वो आप मेंटेन करें एंड उसको फॉलोअप्स प्रॉपर्ली कराएं, डॉक्टर से रुजू होते रहें, उनसे फॉलोअप्स लेते रहें एंड जो ट्रीटमेंट है उसे जो प्रिस्क्राइब टाइम डॉक्टर ने कहा है फॉलो करते रहें एंड टाइम टू टाइम अपने बच्चे के जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिकेशंस है, उसमें अगर कोई चेंजेस है तो वो भी आप फॉलो करते रहें. वेल, इसी मैसेज के साथ हेल्थ और हम में आज के लिए बस इतना ही. मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त. मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ.